वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल WH साइंस में, जिसपे आपको साइंस करवाई जा रही है 8 से ऊपर क्लासेस की। प्लस में प्रायोरिटी जो है वो 11th और 12th की फिजिक्स को दी जा रही है। देन अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस कौन कौन सी है। एंड अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है देन वो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से चेक कर सकते हैं। और उससे पहले अपने एक वीडियो बनाई थी जिसमें डिस्कवरी ऑफ चार्ज था। चार्ज की डिस्कवरी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किन प्रैक्टिकल से की थी। देन इसके बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक आता है कूलम्स लॉ। देन अपने स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ। तो इससे पहले पुराने उसी वीडियो पे चलते हैं, थर्ड वीडियो में। अगर आपने इससे पहले जो डिस्कवरी ऑफ चार्ज वाला वीडियो नहीं देखा देन वहां पे जाए, उसको चेक करें। तो आपने देखा था कि जो ग्लास रोड है एंड ग्लास रोड है वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ग्लास रोड एंड प्लास्टिक रोड एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इट मींस सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, रिपेल करते हैं, यानी एक फोर्स लगाते हैं, रिपल्सन फोर्स। एंड ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। अब सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल्शन लगाएंगे, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्शन लगाएंगे। देन वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, कितने न्यूटन का होगा। देन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसको फाइंड करने के लिए कूलम्स लॉ हम यूज करेंगे। देन एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलम, चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलम, और इन्हीं के नेम से ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम अपने यूज करते हैं। देन क्या नाम था, चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलम। इन्होंने 1785 के अंदर एक प्रैक्टिकल किया। उस प्रैक्टिकल में क्या किया इन्होंने, एक टॉर्सियन बैलेंस यूज किया, टॉर्सियन बैलेंस। आपने 11th की फिजिक्स में पढ़ा होगा कि हेनरी क्वेंटिस ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन है, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसके लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू फाइंड की थी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक ऐसी बैलेंस ले लिया, टॉर्सियन बैलेंस। टॉर्सियन बैलेंस वो होता है जिसमें अगर इसको घुमाएंगे देन वो क्या करेगा, इसके अंदर एक टेंशन फोर्स जनरेट हो जाएगा। यानी टॉर्सियन का मतलब होता है जैसे अपने एक स्ट्रिंग को, एक पाइप को अगर अपने ऐसे एक साइड को फिक्स कर दे, दूसरी साइड को ऐसे रोटेट करें, देन वो जो रोटेशन आएगा उसको बोलते हैं टॉर्सियन। ऐसे बैलेंस को यूज किया था। और उसके अंदर ऐसे, अगर आपने 11th के वीडियोस में देखा है तो ठीक है, नहीं तो मैं वीडियोस में बताऊंगा। उन्होंने 2 मासेस के बॉल्स लिए थे, फिर उसको उसमें से एक को इसके ऑपोजिट रखा था, एक को इसके ऑपोजिट रखा था, फिर फोर्सेस को कैलकुलेट करके जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जो है वो कैलकुलेट की थी। अभी 3D में बनेगा नहीं, ये ठीक वैसी है जैसे मान लेते हैं, एक मेरे पास एग्जांपल है कि मान लेते अपने पास एक ये है, एक रोड है, इस रोड के साथ मैंने एक वो लगा दी रोड जिसके अंदर टॉर्क जनरेट होगा। यहाँ पे एक मास है m1, यहाँ पे मास m2 है। देन इस साइड में एक मास रख दिया, बड़ा मास, इस साइड में भी एक मास रख दिया। देन इन दोनों के बीच में ग्रेविटी लगेगी, क्योंकि ग्रेविटी क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन 2 मासेस। तो ये इसको ऐसे ऐसे खींचेगा एंड ये इसको ऐसे खींचेगा, तो ये रोटेट होगा। अब रोटेशन से इसका कितना फोर्स लगेगा, कैसे होगा, वो प्रोसेस 11th की वीडियो में आपको करवाया जाएगा। देन उसी एक्सपेरिमेंट को चार्ल्स ऑगस्टीन डे कूलम ने क्या किया, उन्होंने किया चार्ज स्फीयर पर, यानी कुछ 2 स्फीयर यूज किए
उसके बाद में दो स्फीयर यूज करके, ये स्फीयर तो जो थे वो चार्ज थे, चार्ज स्फीयर थे, वैसे ही वैसे यहाँ पर चार्ज स्फीयर लगाया, इधर चार्ज स्फीयर लगाया, इसके ऑपोजिट एक चार्ज स्फीयर लगाया, इधर भी ऑपोजिट चार्ज स्फीयर लगाया, उससे फोर्स फाइंड किया भी कितना फोर्स लगेगा। अगर आप इसको सही तरीके से समझना चाहते हैं तो 11th के अंदर हेनरी क्वेंडिस का एक्सपेरिमेंट है, उसको समझ लें, देन आपको समझ में आएगा। देन जो इन्होंने फोर्स, जो इसके लिए फोर्स का रिलेशन चेक किया, तो इनको पता लगा कि जो फोर्स है यानी बिटवीन टू चार्जेस लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। व्हाट इज Q1 Q2? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। व्हाट इज R स्क्वायर? R स्क्वायर इज R इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, यानी इट मींस अगर यहाँ पे प्लस का एक चार्ज बढ़ा है, इससे R डिस्टेंस पर एक प्लस का चार्ज बढ़ा है, देन आपको पता है कि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, देन इनके बीच में लगने वाला जो रिपल्शन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के, या मल्टीप्लाई ऑफ बोथ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बीच की जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर की। देन अगर आपको इनवर्स आप नोट्स बनाना चाहते हैं, देन आप ऐसे लिखेंगे कि बाय कूलम्स लॉ द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स बिटवीन opposite charge or same charge is directly proportional to multiply of magnitude of both charges and inversely proportional to square of distance between both charges। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन नोट करने वाली बात है कि ये जो लॉ है ओनली पॉइंट चार्जेस पर वैलिड है। किस पर वैलिड है? पॉइंट चार्जेस पे। देन आप या तो पॉइंट चार्जेस पे इस पे वैलिड मान सकते हो, या कोई स्फेरिकल सरफेस है, एक छोटा स्फीयर अपने पास, देन उस पे भी मान सकते हैं। रियली में नहीं होता, मान इसलिए सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपने मान सकते हैं कि ये कोसेंट्रिक है, इसके सेंटर पर है। देन आप ऐसे दो स्मॉल स्फीयर के बीच में अप्लाई कर सकते हो, बट रियल में ये तभी अप्लाई होगा जब दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस हो। डन। देन व्हाट इज कूलम्स लॉ? कूलम लॉ हमने क्यों स्टडी करें? बिकॉज किसने बोला था? बेंजामिन फ्रैंकलिन बोला था कि सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। देन वो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे या किस फोर्स से रिपेल करेंगे वो अपने फाइंड किया चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम ने 1785। आइडिया हेनरी क्वेंडिस वाला। सबसे पहले बोला जाता है कि इससे इसके बारे में पहले हेनरी क्वेंडिस ने बोला था भी इस प्रकार हो सकता है। देन वहां से एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि न्यूटन ने जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक मिनट में इसको क्लियर करता हूं। देन न्यूटन ने जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो अपने को पता लगा था कि ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू मल्टी ऑफ मासेस अपॉन आर स्क्वायर। देन इसके कंपेयर में ऐसा ही लॉ चार्ज के बीच में लग रहा था, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये लॉ था आइजैक न्यूटन का, ये लॉ गया चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम का। अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगता है जिसकी वैल्यू फाइंड की थी किसने? हेनरी क्वेंडिस ने। देन वो आई थी G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। 11th के अंदर आपने स्टडी किया होगा। ऐसे इसके अंदर जो वैल्यू आती है वो आती है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देन आप क्या बोल सकते हो? व्हाट इज K? यहाँ पे बोल सकते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। देन यहाँ पे बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, ऐसा नाम दिया जा सकता है, बट एनसीईआरटी ने ये नाम मेंशन नहीं किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। देन ये भी आ सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? देन के की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁻⁹। ये भी चार्ल्स ऑगस्टिन ने बाय एक्सपेरिमेंट
इसकी वैल्यू फाइंड की थी 9 इंटू 10⁻9, बट यहाँ पे इसके साथ इसकी यूनिट भी बनानी पड़ेगी। देन अगर k की यूनिट मैं बनाना चाहता हूँ देन f इस साइड में r स्क्वायर मल्टी में आएगा अपॉन q1 q2 आएगा। देन यूनिट क्या बन जाएगी, फोर्स की यूनिट बनेगी न्यूटन एंड डिस्टेंस की बनेगी फिर मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, क्योंकि कूलम ऐसा यूनिट है चार्ज की। देन आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ k 9 इंटू 10⁻9। डन। अब इस k की वैल्यू तो ये होती है, लेकिन k की एक और वैल्यू होती है। k की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई वही जो 22/7। एंड अब एक नई अपने पास क्वांटिटी, एक नई चीज आ गई जिसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगर मीडियम है देन परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगा। इट मींस आप ऐसे बोल सकते हो कि दोनों पॉइंट चार्जेस अगर स्पेस में है देन तो आ जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर किसी मीडियम में, सपोज करते वाटर के अंदर दोनों चार्जेस है देन आ जाएगा परमिटिविटी ऑफ वाटर। अब आपके ये पता लग गया कि परमिटिविटी। अब एक नया क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज परमिटिविटी। रियली में परमिटिविटी का मतलब क्या है, मीन्स क्या है। देन अगर आप इसको इमेजिन कर पाओ तो समझ लो कि मान लेते हैं अपने पास ये एयर है। देन एयर में एक चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये रिपेल कैसे करेगा? ये रिपेल ऐसे करेगा जैसे किसी भी आपके लोकल में एमएलए का एक एरिया होता है, वैसे इस चार्ज का एक एरिया होगा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस चार्ज का भी एक एरिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जैक्ट में दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। एग्जैक्ट में इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो होती है इनके इलेक्ट्रिक फील्ड में। दोनों का सेम आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देन उसकी वजह से होता है रिपल्शन। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको सिंपल वर्ड में समझाते हैं। सपोज करते हैं एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच में मीडियम एयर है। अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है, ये वाला मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज, ये वाला एक नेगेटिव चार्ज, देन ये प्लस ये नेगेटिव, देन ये इसको अट्रैक्ट करेगा। जब ये इसको अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा देन इसके बीच में जो मीडियम है वो क्या करेगा, वो एक तरह से इनर्शिया शो करेगा। वो नहीं चाहता कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ हो, देन वो क्या करेगा, इनके इंटरेक्शन का अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा। इसी चीज को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसकी दो डेफिनेशन बना सकते हो। व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? देन फर्स्ट तो ये बोल सकते हो कि दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन है उसका जो अपोज करता है मीडियम, उसी अपोज को अपने परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल सकते हैं। या ये बोल सकते हो opposition of formation of any electric field due to any charge। दोबारा फिर से समझे, opposition of any electric field produced by any charge, this is known as permittivity of free space, known as permittivity of free space। अब आपको पता है कि 9 इंटू 10⁻9 ये इसकी वैल्यू है, देन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ। जी सर, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻12, 8.85 इंटू 10⁻12। अब एक अपनी क्वेश्चन एक चीज और बनती है कि सर इसकी जो वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12, देन इसकी भी एक ऐसा यूनिट होगी जैसे इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, देन इसकी भी अपने को बनानी पड़ेगी। देन कैसे बनाएंगे, वही f की वैल्यू रख दो। f इक्वल टू k की जगह था, k की जगह क्या पुट करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड अपने पास आ गया Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। डन, कोई दिक्कत? अब मुझे चाहिए एप्सिलॉन नॉट की, देन एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा क्या बनेगा 1/4 पाई f
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने पास एक रिलेशन बन गया। मुझे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए, देन बनाओ 1 की नहीं होती, कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, यानी डिजिट है, देन इसकी भी नहीं होगी, देन ये होगी कूलम इनटू कूलम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। देन क्या बनेगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी। अब आपके माइंड में ये भी आना चाहिए, सर ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है, अब अगर अपने वैक्यूम के लिए माना जाता है, ये ध्यान रखना, वैक्यूम के लिए माना जाता है, देन एक क्वेश्चन बनता है कि सर वैक्यूम में तो एयर भी नहीं होगी, देन ऑपोजिशन करेगा कौन। देन ये ध्यान रखिए कि ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वो अप्रोक्स एयर के इक्वल है, एयर के लिए भी हम ये यूज करते हैं। देन अपने एयर के अंदर भी जो रेजिस्टेंस है किसका, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो अप्रोक्स अपने वैक्यूम के इक्वल मान के चलते हैं। देन अगर वैक्यूम आएगा देन आएगा एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई मीडियम है जैसे वाटर है देन आप इसको लिख सकते हो एप्सिलॉन डब्ल्यू, उसकी वैल्यू अलग आएगी। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी जो है वो अलग अलग मीडियम पर डिपेंड करेगी। हो सकता है कि कोई मीडियम ऑपोजिशन कम करता हो सकता है कोई मीडियम ऑपोजिशन ज्यादा करता हो। डन, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो। अब इसके बाद में आगे करते हैं, क्लियर करते हैं इसको एक सेकंड के लिए। देन अपने कूलम स्लो का पता लग गया। कूलम स्लो क्या था, F जो होगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। देन आप ये मैग्नीट्यूड ही यूज करोगे, किसका, ये मैग्नीट्यूड यूज करोगे, मल्टी ऑफ कूलम सॉरी चार्जेस, इसका मैग्नीट्यूड, या इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर। डन, एप्सिलॉन नॉट वगैरह की वैल्यू पता लगी। अब जैसे मैंने बोला था कि फ्री स्पेस के लिए तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10⁻⁻12 है। ऐसे एक क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर कोई मीडियम कंडक्टर हो, देन कंडक्टर, तो कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो कंडक्टर क्या करेगा, कंडक्टर चार्ज को इजीली फ्लो करता है। इट मींस क्या हो गया, इट मींस ये हो गया कि कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज नेग्लिजिबल अमाउंट में करता है, बहुत कम करता है, तभी तो वो उसको फ्लो कर रहा है, अपोज बहुत कम है। देन आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अप्रोक्स 0 मान सकते हो, क्या मान सकते हैं, अप्रोक्स 0 मान सकते हैं। देन फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अप्रोक्स इनफाइनाइट आ सकती है। नहीं, ये माना जा सकता है, ये नोट करें। और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी आ गया, कूलम स्लो भी आ गया, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी ये भी आ गया। अब इसके बाद में अपने इसी वीडियो में अपने बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या होता है, वेक्टर फॉर्म। देन अपने को ये पता लगे कूलम्स लॉ होता है वो डिटरमाइन करता है, फाइंड करके देता है हमें एफ, एंड एफ इज अ वेक्टर। देन इसी लॉ को अपने वेक्टर फॉर्म में आगे एक्सप्लेन करेंगे, अगर वेक्टर की फॉर्म में होगा देन कैसे होगा। चलिए रुकिए एक सेकंड के लिए, अपने एक डायग्राम बनाते हैं और उसके साथ ही आगे इसको क्लियर करते हैं वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करते हैं, अपने मान लेते हैं एक अपने पास एक कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो भी मान लेते हैं, ये उसका ओरिजिन है। यहाँ पर कोई चार्ज Q1 प्लेस्ड है, यहाँ पर कोई चार्ज Q2 प्लेस्ड है। अब अपने मान लेते हैं इस कंडीशन में दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है एंड ये भी नेगेटिव चार्ज, सॉरी ये भी पॉजिटिव है देन दूसरा भी पॉजिटिव है। ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों नेगेटिव ले सकते हैं एंड ऐसा भी हो सकता है दोनों को ऑपोजिट ले सकते हैं, प्लस एंड माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देन ओरिजिन के हिसाब से इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, ये Q1 के लिए मैं मान रहा हूं R1, डन, एंड Q2 के लिए मैं मान लेता हूं R2, ये वाला पोजीशन वेक्टर। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो किस फॉर्म में आ सकती है। अब अपने चलते ट्राइंगल लॉ पर। ट्राइंगल लॉ क्या बोलता है कि
ये ऐसे भी अपने बना सकते हैं। देन क्या होगा, इन दोनों का सम जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। एंड ये ऐसे भी बना सकते हैं। देन क्या होगा, इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा। यानी आपको अभी ये यहाँ पे पता लग गया कि यहाँ पे फोर्सेस क्या लग रहा है, प्लस एंड प्लस के बीच में क्या लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये Q1 उस Q2 को धक्का दे रहा है डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, एंड Q2 उसको पुश कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब यहाँ पे दोनों फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स कर रहा है इस डायरेक्शन में लगा रहा है और ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है। यानी ए बी की फॉर्म में लिख दूं, ये पॉइंट ए है, देन ये बी है। देन बी वाला Q2 तो लगा रहा है बी टू ए डायरेक्शन में, एंड Q1 लगा रहा है ए टू बी। देन आप इसको लिखना चाहो, देन आप ये लिख सकते हो, कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 both are placed position vector R1 and R2 with respect to origin. डन। अब यहाँ पे आपको पता लग गया दो फोर्स लग रहा है। फर्स्ट फोर्स लग रहा है फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2 ऑन Q1। यानी अब बात करते हैं Q2 जो Q1 पर चार्ज लगा रहा है। कौन सा? Q2 जो Q1 पर चार्ज लगा रहा है। अब जिस पर चार्ज लगता है उसको पहले पुट करते हैं। देन अब लिखेंगे F12 वेक्टर फॉर्म में, देन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। देन क्या आएगा, K Q1 Q2 तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा। पोजीशन वेक्टर जो आएगा वो अपने पास क्या आएगा, वो आ जाएगा R12 का स्क्वायर। यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या आ जाएगा, R12 का स्क्वायर। एंड अपने को पता भी एक डायरेक्शन भी आएगी। कौन सी डायरेक्शन आएगी, ये वाली डायरेक्शन आएगी। देन इसको लिख सकते हो R12 कैप। यानी ये 12 क्या बोल रहा है कि 1 पर लगा रहा है, कौन, 2। देन डायरेक्शन R कैप क्या बोलेगा, R कैप बोलेगा कि 1 पर 2 की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सिमिलरली सेकंड जो लगेगा वो क्या लगेगा, सिमिलरली F12 की जगह F21 आ जाएगा। F21 इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन के अंदर हो रहा है कि Q1 Q2 पर लगा रहा है। देन डायरेक्शन क्या आएगी, ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। देन इसको लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर एंड R21 का कैप। डन। इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 भी मान सकते हैं। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दिया करें। ठीक है। अब अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, देन यहाँ पे देखिए K इसमें है, K इसमें, Q1 Q2 का मोड इसमें, Q1 Q2 का मोड इसमें। एंड यहाँ पे मैंने बोला था कि ये मोड यूज करेंगे हम। क्यों मोड यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो ये रही। देन ये इसका मोड आएगा, इसका भी क्या आ जाएगा अपने पास, मोड आएगा। क्योंकि दिस कूलम्ब्स लॉ क्या करता है, कूलम्ब्स लॉ देता है मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस। देन ये आ गया। अब मुझे ये बताएं कि R12 की जो लेंथ है वो भी सेम है एंड R21 की भी लेंथ सेम है। इट मींस आप ये लिख सकते हो कि R12 का मोड जो है वो इक्वल है R21 के। इज दैट क्लियर? देन इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो K के इक्वल है, Q1 Q2 के इक्वल है, R12 R21 के इक्वल है। इट मींस ये वाला मैटर इस वाले मैटर के इक्वल है। देन चेंज क्या है, चेंज ये यूनिट वेक्टर। देन यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन। इसका मतलब बस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है। देन इक्वेशन 1 एंड 2 से आप लिख सकते हो कि F12 इक्वल टू F21, डायरेक्शन ऑपोजिट है। देन आप ये लिख सकते हो माइनस, इट मींस F12 इक्वल टू माइनस F21, और इसका रिवर्स लिख सकते हो F21 इक्वल टू माइनस का F12। डन। अब ऐसा ही एक चीज आपने मैकेनिक्स के अंदर 11th के अंदर पढ़ी थी, न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देन कूलम्ब्स लॉ भी एक्शन रिएक्शन फोर्स को फॉलो करता है, उस लॉ को फॉलो करता है। देन दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब इसके बाद में
कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ बचा नहीं है। देन ये था कूलम्स लॉ, परमिटिविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट्स एंड कूलम्स लॉ का अपने कंपैरिजन भी किया ग्रेविटेशन के साथ, वो भी किसका, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, ये भी इनवर्सली स्क्वायर के लॉ को फॉलो करता है। सेकंड अपने क्या स्टडी किया था, ये अपने स्टडी किया था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। एक चीज और अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अभी F इक्वल टू था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे एक कंडीशन बन सकती है, क्या बन सकती है, एक डेफिनेशन बना सकते हैं। अगर क्या हो F इक्वल टू, इसकी वैल्यू अपने को पता है 9 इंटू 10⁹, इफ Q1 इक्वल टू 1 Q2 इक्वल टू 1 कूलम एंड डिस्टेंस इक्वल टू ऑल्सो 1 मीटर, देन फोर्स किसके इक्वल होगा, फोर्स इक्वल हो जाएगा इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, देन हो जाएगा F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹। देन ये एक 1 कूलम की डेफिनेशन बन गई। क्या बना सकते हो, इफ टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड at a distance of 1 meter and force between the charges is 9 into 10⁹ Newton, then the amount of charge या magnitude of charge is 1 coulomb। then ये 1 coulomb की definition भी आप बना सकते हैं। then ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। then अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।